हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर की, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो सबका फेवरेट होता है। बच्चों का भी फेवरेट होता है, बड़ों का भी फेवरेट होता है, यानी कि सब उसके पीछे पागल होते हैं। और वो है पैसा, मनी, रुपया। अब आपने पीछे जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी सबसे पहले इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट, तब हमने बात की थी कि अगर हम विकास का एक नज़रिया देखें या सबसे पुराना पैमाना देखें तो वो पैसा होता है, आय होती है। आज हम उसी पैसे की मुद्रा की बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। दूसरा ये कि ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में जिसमें हम बात करेंगे आज की, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। प्रैक्टिकल मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में काम आने वाला है, श्योर। अब बाकी चैप्टर में ऐसा नहीं है कि हमने जो सीखा वो हमारे काम नहीं आएगा, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं ये रहता है कि शायद हमारा अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे शायद लगा होता है कि शायद हमारे काम आएगा। लेकिन यहाँ पे वो श्योर काम आने वाला है, क्योंकि हम इस चैप्टर में मनी के साथ साथ हम जानने वाले हैं क्रेडिट एक्टिविटी को, ऋण को, लोन को, कि लोन कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, और कहाँ से लेना चाहिए और कहाँ से नहीं लेना चाहिए। ये सब कुछ भी हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में समझेंगे। तो हमारा आज का जो एपिसोड है, उसमें हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर। ये क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख। मुद्रा और साख, ये शब्द आपको थोड़े से अलग से लग रहे होंगे। मुद्रा मतलब मनी, ओके, धन, पैसा, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगे। और साख का मतलब होता है ऋण या लोन। लोन मतलब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आप लोन शब्द हैं वो यूज़ कर सकते हो, ओके। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, मतलब क्या है इस चैप्टर में जो मैं इतना इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे मुद्रा और साख को, ये शब्द क्या है ये समझेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। हम पता करेंगे बाबा आदम के ज़माने से कि उस वक्त किस तरीके से आपसी लेन देन होता था। मुद्रा विनिमय के माध्यम के तौर पर कैसे उपयोग में लाई जाती है, उससे पहले क्या क्या समस्याएं आती थी, ये सब कुछ हम पता करेंगे। उसके बाद हम पता करने वाले हैं कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से होते हैं। वैसे तो आपने देखा है किस तरीके से हम प्रयोग करें हैं, तो वो सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से प्रयोग होता है। जैसे कि चेक तो आप बैंक में देते हो, तो बहुत से बच्चे हैं शायद उन्होंने यूज़ किया और शायद ना भी किया हो। अब ना किया है तो हम वो जानेंगे। उसके बाद हम बैंक के ऊपर आएंगे, यानी कि जब ऋण की बात आती है तो बैंक सबसे पहले माइंड में आता है। तो बैंक के पास लोग जमा क्यों करवाते हैं, क्या बेनिफिट होता है उन्हें, और बैंक ऋण क्यों देता है, यानी जो लोन देता है वो क्यों देता है और बैंक को इससे क्या बेनिफिट मिलता है, वो सब कुछ जानेंगे हम बैंक की ऋण गतिविधियों के बारे में। उसके बाद हम दो केस स्टडी लेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई, एक स्लीम की और एक स्वप्ना की। लोन लेते हैं, क्या दोनों को फ़ायदा होता है? नहीं, एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। तो ये समझेंगे कि ऋण लेना हमेशा अच्छी बात नहीं होती और हमेशा बुरी बात भी नहीं होती। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि हम किस कार्य के लिए, किस एक्टिविटी के लिए ऋण ले रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऋण की शर्तों की, यानी कि अगर हमें ऋण लेना हो, लोन लेना हो, तो क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बैंक क्या पूछेगा हमसे, क्या मांगेगा हमसे, ये हम जानेंगे। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि अगर ऋण लेना हो तो कहाँ से मिल सकता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। दो स्रोत होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ये कौन से होते हैं, उनमें से कौन सा बेटर है, और लोग कौन से जो स्रोत है वहाँ से ऋण ज़्यादा लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अपना एपिसोड होगा जिसमें हम सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, क्योंकि पिछले लास्ट 10 ईयर्स में से 7 ईयर्स ऐसे रहे कि इस एपिसोड में से एक क्वेश्चन आपका बनेगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की, कि ऋण की एक शर्त होती है, जब ऋण लेना होता है तो हमें सिक्योरिटी जमा करवानी होती है, ओके। अभी मैं सिक्योरिटी शब्द यूज़ करा, उसके बाद समझेंगे कि उसके लिए और क्या शब्द यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं होती, तो ऋण कैसे लेंगे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा हम जानेंगे, और उसके बहुत सारे और भी एडवांटेज हैं, वो क्या है। तो बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं सारे के सारे। तो चलिए हम आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मनी के बारे में।
वैसे तो मनी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे और उसकी वैल्यू भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। बचपन से जब गेस्ट आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन इसलिए अच्छा नहीं लगता था कि गेस्ट आए, बल्कि इसलिए अच्छा लगता था, उनका जाना और भी ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि जाते वक्त वो कुछ पैसे दे के जाते थे, है ना। तो बचपन से ही वैल्यू पता होती है पैसे की। थोड़ा और हम पता करते हैं, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्रा विनिमय का माध्यम। मुद्रा यानी कि धन, पैसा, मनी, विनिमय मतलब आदान प्रदान का माध्यम है। कैसे? धन का उपयोग यानी कि पैसे का उपयोग, मनी का उपयोग हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। आप कोई भी वस्तु अगर लेके जा रहे हो, नुक्कड़ पे लाला की दुकान तक जा रहे हो, या फिर आप कोई सर्विसेज खरीद रहे हो, आप जो सेल फोन यूज़ कर रहे हो उसमें जो डेटा ले रखा है, तो उसके लिए भी आपने पेमेंट की है। ओके, तो हमारा पैसे का लेन देन किया जाता है दिन में कई बार। मतलब कुछ भी सर्विस लेना हो, सामान खरीदना हो, तो हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ओके, और इसका कारण साफ है कि हमें पैसे में दूसरा सेवाएं देने के लिए, वस्तुएं देने के लिए तैयार होता है। यानी कि हम पैसे के बदले वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए। ओके, आधुनिक व्यवस्था में अगर हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो पैसा एक मध्यस्थ का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। यानी पैसा दो, सामान लो, पैसा दो, सेवाएं लो। तो ये क्या है? बिचौलिए का काम कर रहा है। और इसका उपयोग हम वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय माध्यम के तौर पर कर सकते हैं। यानी अभी की मैं करंट की ये सिचुएशन बता रहा हूं कि करंट में ये हो रहा है। अभी में हम पैसा देते हैं और सेवाएं, वस्तुएं ले लेते हैं, ये बिचौलिए का है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। यानी थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बाबा आदम के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। क्या होता था? पहले मुद्रा के प्रयोग से पहले, यानी कि ये जो मुद्रा आप जो देख रहे हो ये अभी की बात है, अभी का मतलब पहले कुछ वर्षों की बात है। उससे पहले वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। यानी कि वस्तु दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु ली, क्योंकि मुद्रा नहीं थी, पैसा नहीं था। उससे यानी जैसे कि अदला बदली की, मान लीजिए कि पशु और अनाज हैं, वो उपयोग किए जाते थे मुद्रा की जगह पर, जिनके बदले में व्यापार किया जाता था। इसे बोला जाता था वस्तु विनिमय। ओके, वस्तु विनिमय मतलब, वस्तु विनिमय पुरानी एक प्रणाली थी जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, उसे बोलते थे वस्तु विनिमय। यानी कि एक ही वस्तु ली और उसके बदले में दूसरी वस्तु ले लेते थे, उसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। क्योंकि उस वक्त मुद्रा नहीं थी, उस वक्त सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, सिर्फ वस्तुएं होती थी, उसी में ही आपसी लेन देन होता था। ओके, तो ये वस्तु विनिमय क्या है? यानी कि वस्तुओं की अदला बदली। लेकिन इसमें एक समस्या थी, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें एक समस्या थी। एक समस्या ये थी कि इसमें मांग के दोहरे संयोग आवश्यक था। मांग का दोहरा संयोग। अब मांग का दोहरा संयोग क्या है? कि मांग के दोहरे संयोग का अर्थ है कि जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता था। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास उस वक्त गेहूं था, ओके, और वो जूता लेना चाहता है। ठीक है, गेहूं था और उसको जूते लेना है। क्या करेगा? वो जूते वाले के पास आएगा और उससे पूछेगा कि भैया गेहूं ले लो, मुझे जूते दे दो। लेकिन जूते वाले को कपड़े की ज़रूरत है जूते के बदले में। अब हो गया ना, एक समस्या खड़ी हो गई। तो ये समस्या ये होती कि ये अदला बदली, आदान प्रदान, वस्तु विनिमय में मांग का दोहरा संयोग आवश्यक होता था। यानी कि दोनों को एक दूसरे की वस्तु खरीदने और बेचने के लिए तैयार होना होता था। तो पहली समस्या तो ये थी, मांग के दोहरा संयोग इस वस्तु विनिमय। दूसरी ये थी कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें थी। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल थी। अब कहाँ ढूंढना पड़ेगा ना, कि अब उसे जूते वाला ढूंढना पड़ेगा और ये भी ढूंढना पड़ेगा कि जूते वाला उसका गेहूं ले ले। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जूता बेचने को तैयार तो वो भी है, लेकिन उसे गेहूं नहीं चाहिए, तो इसमें टाइम बहुत लगता था। तीसरी समस्या ये थी कि इसमें वैल्यू नहीं पता होती थी, कि वस्तुओं की वैल्यू बस अदला बदली कर दी जाती थी। कई बार हो सकता है कि वो 10 किलो गेहूं के लिए 100 जोड़ी जूते दे दे, हो सकता है 100 जोड़ी जूते की कीमत बहुत ज़्यादा हो। वस्तुओं की एग्जैक्ट वैल्यू जैसे अब पता चलता है कि ये 800 रुपये की, 1800 रुपये की, ये 2600 रुपये के, वो पता नहीं चलती। 3 कमियां थी वस्तु विनिमय की।
पहली, इसमें मांग का दोहरा संयोग आवश्यक था। दूसरा, इसमें समय अधिक लगता था। तीसरा, इसमें वस्तुओं की वास्तविक कीमत का पता नहीं चलता था। तो ये समस्या थी। तो इसमें दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि वस्तु विनिमय क्या है, कि प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं होती थी तो वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते थे। वस्तु विनिमय की 3 समस्याएं थी, मांग का दोहरा संयोग, समय अधिक लगता था, और तीसरी जो समस्या थी कि इसमें वस्तुओं की असली कीमत का पता नहीं चलता था। अब इसमें एक और क्वेश्चन निकला कि वो मांग का दोहरा संयोग क्या है। मांग का दोहरा संयोग यानी कि पहले प्राचीन समय वस्तु विनिमय के दौर में दोनों को, जो बेचने वाला और खरीदने वाला, एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए तैयार होना पड़ता था, तभी वो व्यापार हो पाएगा। तो उसे हम मांग का दोहरा संयोग कहते थे, डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स। ओके, तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं कि वस्तु विनिमय क्या है और मांग का दोहरा संयोग क्या है। ओके, अब ये सब कुछ होता था पहले, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो आधुनिक व्यवस्था में वापस लौट आते हैं, अब क्या होता है, मुद्रा का उपयोग होता है। अब मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता नहीं है ना। आप किसी के पास गए और आपको समोसे खाने, आपने 2 समोसे लिए, 20 रुपए दिए, बस बात खत्म। और उस समोसे वाले को कुछ भी चाहिए, वो उस पैसे को यूज कर लेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप समोसे लाने जाएं और समोसे वाला कहे कि नहीं मुझे तो गुड़ चाहिए, आप गुड़ ला के दो, ऐसा नहीं होता। तो ये मुद्रा जो है उसने मांग के दोहरे संयोग की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। तो अब क्या करा है मुद्रा, यानी कि मनी क्या करिए, जो आधुनिक मनी है, आपके जो करेंसी नोट्स हैं या सिक्के हैं, वो क्या करें, ये विनिमय प्रक्रिया है उसके बीच में माध्यम का काम करें, यानी कि इसके बदले में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। इसलिए इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, विनिमय का, एक्सचेंज। विनिमय होता है अदला बदली, एक्सचेंज, तो इसे हम एक्सचेंज का माध्यम बोलते हैं। क्लियर। तो ये चीजें अभी तक क्लियर होगी कि पहले कैसे होता था, वस्तु विनिमय होती थी, मांग का दोहरा संयोग होना आवश्यक था, और अब मुद्रा जो उपयोग करते हैं वो विनिमय का माध्यम होता है, एक्सचेंज का माध्यम होता है, अदला बदली का माध्यम होता है। ओके, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से होते हैं अभी। कि पहले तो होता था, ठीक है, हमने समझा कि पहले वस्तु विनिमय होती थी, उसके बाद थोड़ा समय बदला, सिक्के वगैरह आ गए थे सोने चांदी के। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम सिक्के लेके जाते हैं दुकानदार के पास और उसको कहते हैं कि ये दे दो, ऐसा नहीं होता कि सोने चांदी के सिक्के। आधुनिक रूप कौन से है उसको हम समझेंगे कि सिक्के या मुद्रा की शुरुआत से पहले, जैसा हमने अभी समझा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। जैसे भारत में उपयोग में लाए जाते थे वो थे अनाज थे, या पशु या मवेशियों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद धातु के सिक्के आ गए, सोना चांदी तांबे के सिक्के आ गए। ये लगभग 1900 या हम आज़ादी के समय की बात करें तो लगभग तब तक भी जारी रहे थे। लेकिन अभी इनका उपयोग नहीं किया जाता। अब जो आधुनिक मुद्रा है उसमें आते हैं करेंसी नोट में हम कागज़ के नोट और सिक्के दोनों लेंगे। इसके अलावा बैंक में जो जमा है वो भी मुद्रा है, कैसे हम समझेंगे। इसके साथ साथ प्लास्टिक मनी आ गई है, क्या है आगे मैं बताऊंगा, और वर्चुअल मनी आ गई है। ये मुद्रा के आधुनिक रूप है। सबसे पहले हम करेंसी नोट को समझते हैं कि ये करेंसी नोट्स क्या हैं। करेंसी नोट्स में 2 चीज़ें शामिल है, कागज़ के नोट आप देखते ही हो, आप 50 का 100 का, तो ये, और सिक्के जिनको हम रोज़मर्रा में यूज करते हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में कागज़ के नोट और सिक्के शामिल किए जाते हैं। कागज़ के नोट भी हैं और सिक्के हैं, ये शामिल किए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस आता है कि पहले जो सोना चांदी और तांबे जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था वो कीमती होती थी, यानी कि उनकी खुद की वैल्यू होती थी। खुद की वैल्यू मतलब कि अगर सिक्का सोने का है और उसको आपने तोड़ मरोड़ दिया तो भी वो उतने का ही बिकेगा, क्योंकि उस धातु की वैल्यू थी, ऐसा था। और दूसरा ये था कि उससे पहले जाए तो उससे पहले अनाज और मवेशियों का उपयोग किया जाता था, वो भी उपयोग की चीज़ें थी, दैनिक उपयोग में आती थी, अनाज का भी उपयोग करते। लेकिन अभी जो आधुनिक मुद्रा है उसका खुद का कोई उपयोग नहीं है। अगर आप कागज़ का नोट है उसको अगर आप फाड़ दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका खुद की कोई भी वैल्यू नहीं है।
ऐसी कुछ समय पहले तक तो आते थे सिक्के जो बने होते थे, उसकी इतनी वैल्यू थी, लेकिन अभी जो सिक्के आ रहे हैं, अगर 5 का या 10 रुपए का सिक्का, उसको अगर आप पिघला दोगे, गला दोगे और उसके बाद उसको धातु के तौर पे बेचोगे तो वो 10 रुपए का नहीं बिकने वाला। यानी पहले से एक बदलाव आया कि आधुनिक मुद्रा है उसका खुद का कोई मूल्य नहीं होता। अब खुद का कोई मूल्य नहीं है तो फिर लोग खरीदते क्यों है, इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों करते हैं कि चलो लाओ 100 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, मैं आपको ये सामान दे देता हूँ। तो इसको विनिमय के माध्यम के तौर पर स्वीकार क्यों किया जाता है। तो चलिए हम पता करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि अगर इनके खुद का कोई वैल्यू नहीं है तो सरकार जो या आम लोग हैं वो इनको स्वीकार क्यों करते हैं, एक्सेप्ट क्यों करते हैं, इनके बदले में सेवाएं या वस्तुएं क्यों देते हैं। तो पहला कारण ये कि सरकार के द्वारा अधिकृत है, ऑथराइज्ड है। 10 रुपये का नोट निकाल के देखो, उसके ऊपर लिखा हुआ है 100 का नोट, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ, लिखा ना। तो वो सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है, यानी कि इसमें सरकार गारंटी देती है कि अगर 10 रुपये का नोट है तो उसकी 10 रुपये की वैल्यू हम देंगे, पहली चीज़। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे आरबीआई है वो सिक्के जारी करता है, करेंसी नोट जारी करता है, हमारे यहाँ पे मुद्रा जारी करता है केंद्रीय सरकार की तरफ से, वो नोट जारी करता है। तो वो इन सबको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जारी करता है, जैसा कि नोट के ऊपर लिखा होता है। तो वो भी गारंटी देता है कि हाँ इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये कानून के द्वारा भी आरबीआई, भारत सरकार है, वो इसको वैधता प्रदान करते हैं। यानी भारत में कोई भी सौदों की अदायगी में, व्यापार में इनको लेने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई मना करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये विनिमय के माध्यम के तौर पर क्यों स्वीकार किए जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार है वो इनकी गारंटी देती है कि इनका मूल्य है, जितने मूल्य का वो नोट लिखा हुआ उसके ऊपर, उसका मूल्य अदा सरकार करेगी, इसलिए उनको विनिमय के माध्यम के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। दूसरा ये कि इसमें एक कारण ये भी है इनके यूज करने के कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का मान वित्तीय इकाई में ठीक से निश्चित किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु है, पहले ये होता था वस्तुओं की अदला बदली होती थी, अब उसका मूल्य निश्चित हो गया वस्तुओं का। अगर अधिक मूल्य की तो उसके बदले में हमें अधिक पैसे, मुद्रा देनी पड़ती है। तो इसमें व्यापार करना भी आसान हो गया। इसके कारण भी लोग हैं इनको स्वीकार करते हैं। ओके, तो क्लियर है क्यों स्वीकार किए जाते हैं? क्योंकि भारत सरकार है वो इनकी गारंटी देती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ से सीखी कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो पहला रूप था आधुनिक मुद्रा का, कौन सा? सिक्के और नोट। अब तो दूसरा रूप है वो हम पता करते हैं। जो दूसरा रूप है वो है बैंक में जमा। बैंक में जो हम जमा करते हैं वो भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। अब बैंक में जमा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त धन होता है। जो अतिरिक्त धन होता है उसको हम बैंक में अपने नाम से खाता खोलते हैं और खाता खोल के बैंक में जमा करा देते हैं, और बैंक इसे स्वीकार करता है क्योंकि वो बैठे ही इसीलिए। लेकिन स्वीकार करता है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ वो हमें ब्याज भी देते हैं। यानी हमें कई सारे फ़ायदे हो रहे हैं। हमें बैंक में धन जमा किया वो सुरक्षित है और उसके साथ ब्याज मिल रहा है, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। ये तो मज़े हैं, है ना। तो इसमें बैंक जो जमा कर रहा है, जिसमें वो 2 प्रकार के जमा करता है। एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एफडी जिसे बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है हमने 5 वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए या 10 वर्षों के लिए जमा करा दिया, तभी हम उसको निकालेंगे। अगर हम एक्सट्रीम सिचुएशन को छोड़ के, अगर कोई इमरजेंसी है उसके अलावा हम नहीं निकालते। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ये होता है कि जिसको हम कभी भी, डिमांड का मतलब मांग और डिपॉजिट मतलब जमा, यानी कभी भी जा करके निकलवा सकते हैं। जब मन हुआ, जब मूड हुआ, जब ज़रूरत हुई तब निकाल सकते हैं। तो ये जो मांग जमा है ये भी आधुनिक मुद्रा का रूप है। अब मांग जमा क्या, पहले उसको समझते हैं और ये कैसे मुद्रा का रूप है। मांग जमा यानी कि मांग जमा वो जमा होती है जो हम आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालना, मुद्रा निकालना चाहें तो वो सुविधा उपलब्ध होती है। क्योंकि इसको हम धन को या पैसे को मांग के अनुसार निकाल सकते हैं, इसलिए इस जमा को हम मांग जमा बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अब जो मांग जमा है या जो बैंक में हम जमा करवाते हैं उसके क्या लाभ है, हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं
कि बैंक में जमा करवाते हैं राशि तो उसके क्या लाभ होते हैं। पहला तो ये कि इसमें मुद्रा का घर रखना, घर पे अगर रखते हैं या कार्यस्थल पे रखते हैं, कहीं पर भी रखते हैं, चोरी की बड़ी संभावना होती है, डर लगा रहता है, बड़ी मेहनत की कमाई होती है, तो वो घर पे सुरक्षित नहीं होती, बैंक में ही सुरक्षित होती है। पहली चीज़, हमें सुरक्षा मिलती है बैंक में जब हम जमा करवाते हैं। दूसरा ये कि हमें ब्याज भी मिलता है। आपने देखा होगा, खुद का तो नहीं लेकिन अपने फादर के बैंक अकाउंट का देखा होगा, कई बार मैसेजेस आते हैं कितने पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं, किसके, एज ए इंटरेस्ट के तौर पर, तो हमें ब्याज में मिलता है। तीसरा ये कि हमें, क्योंकि घर पे नहीं रखा, वहाँ पे रखा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंस गया पैसा, हम जब ज़रूरत है तब उसको निकाल भी सकते हैं। और एक और फ़ायदा होता है कि अगर किसी को देना हो तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं, हम बिना निकाले भी दे सकते हैं, वो है चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब चेक के द्वारा क्योंकि पेमेंट कर सकते हैं, अब मुद्रा क्या है, मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं का भुगतान ही तो करते हैं, सेवाओं का, और जो मांग जमा है उसके द्वारा भी हम भुगतान करें बिना निकाले, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो ये भी क्या है, ये भी फिर मुद्रा का रूप होगा, यानी कि चेक के द्वारा अगर हम भुगतान करें तो ये मुद्रा का रूप है। तो ये चेक क्या है, पहले हम चेक को जानते हैं कि चेक, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक चेक यहाँ पे लगा रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, उसका है। इस तरीके से आपको जिसको पे करना है वो आप डालते हो, और ये है किस अकाउंट से डालना है, किस अकाउंट में डालना है, ये सब कुछ होता है। ये चेक होल्डर, अकाउंट होल्डर है, उसके साइन होते हैं, और कितने रुपए डालना है। आपने ये चेक दे दिया किसी को, तो वो जैसे ही इसको जमा करवाएगा, जहाँ पे आपने ऑर्डर दिया बैंक को कि इस अकाउंट को इतने 2,000 रुपये 10,000 रुपये दे दीजिए, वो उसके अकाउंट में चले जाएंगे। आपने शॉपकीपर को दे दिया, यानी आपने बैंक में गए नहीं, पैसा निकलवाया नहीं, लेकिन फिर भी पेमेंट कर दी। तो ये भी मुद्रा के रूप के तौर पर स्वीकार किया जाते हैं जो चेक होते हैं। यानी कि इसके लिए क्या चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक में खाता रखता है अपना भुगतान चेक से कर सकता है। कितने का, उतने का ही जितना उसके अकाउंट में पैसा है, उससे ज़्यादा का नहीं कि कहीं ये हो कि ठीक है खाता है और कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। और इसमें चेक क्या है, कि ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में एक रकम जो उसने लिखी है वो भुगतान करने का आदेश देता है। यानी कि हम, ये जो चेक होता है इसका एक फिक्स नंबर होता है, उसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान कर सकते हैं। तो ये भी मुद्रा का एक रूप है। अब चेक के लाभ क्या है, पहला तो ये कि सुरक्षित तरीका है, हमें ना बैंक से निकलवा के लेके भी नहीं आए। तो ये भी नहीं कि हमने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो हम निकलवा के लेके आते हैं, घर पे रखते हैं, वहाँ देने जाएंगे, कई प्रकार के रिस्क होते हैं, तो वो रिस्क नहीं होते यहाँ पर। दूसरा ये कि इसमें मुद्रा की तुलना में चेक का वहन करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना आसान है। 5 लाख रुपए कहाँ लेके जाओगे, चेक दे दिया, ठीक है, वो ले जाएगा, और उसके बाद जब जमा करवाएगा तभी उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये भी है। तीसरा जो लाभ है वो ये है कि समय की बचत होती है, ना आप बैंक में गए और ना ही दूसरा गया, दूसरा सिर्फ जब ज़रूरत है वो चेक को जमा करवा के आ जाएगा और उसके अकाउंट में पैसे आ गए। तो इसमें समय की बचत हो रही है, तो ये इसके लाभ होते हैं। तो आधुनिक मुद्रा के 2 रूप हमने देखे, एक तो होते हैं करेंसी नोट और सिक्के, जिनका हम उपयोग करते हैं, वो सब कुछ पता है आपको, थोड़ा सा हमने समझा था कि कौन जारी करता है और क्यों हम उनको स्वीकार करते हैं। दूसरा हमने देखा कि चेक और मांग जमा क्या होती है, समझ में आ गया होगा कि मांग जमा क्या है और चेक क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर होगी। इनके अलावा कुछ और भी है, आपके एनसीईआरटी बुक में तो ये 2 ही दिए गए, लेकिन और भी हैं कुछ जिनको हम आधुनिक मुद्रा के रूप कह सकते हैं। जैसे इनमें शामिल है मुद्रा के पारंपरिक रूप, चांदी, सोना और तांबे के सिक्के, वो आज भी स्वीकार किए जाते हैं। मुथूट फाइनेंस आपने देखा होगा, गोल्ड लोन के काफ़ी जगह पे लगे होते हैं, फ्लैक्स होल्डिंग्स वगैरह, तो इनको आज भी हम भुगतान के तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक मनी है। प्लास्टिक मनी आपके पास एटीएम कार्ड्स होते हैं, सभी के पास होते हैं, तो एटीएम के द्वारा हम पेमेंट करते हैं, निकालते हैं, उसके द्वारा हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, तो वो क्या है, वो भी मुद्रा के रूप है। इसके अलावा वर्चुअल मनी भी हो गया, यानी कि आपको एटीएम भी यूज़ नहीं करना, आपने भीम ऐप यूज़ करे हो, आप यूज़ करे हो फ़ोन पे, आप यूज़ करे हो गूगल पे,
आप यूज़ करे हो पेटीएम, पैसा है आपके पास, आपके हाथ में पैसा नहीं है, दूसरे के हाथ में पैसा नहीं है, आपने सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये वर्चुअल मनी है। तो ये भी आधुनिक मुद्रा के रूप होते हैं। तो ये था कि कैसे आधुनिक समय में मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा हुआ है, समझ में आया होगा। तो ये बेसिक सा हमारा पहला जो एपिसोड रहा इस चैप्टर का, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें की है। वास्तविक जो चीज़ें हैं कि लोन एक्टिविटी क्या है, कहाँ से लेना है, वो हम नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में समझने वाले हैं। तो क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर मेरे लेंथी होते हैं, वो इसलिए कि हमें एनटीएससी की साथ में तैयारी करनी है, हमें डीपली जाना है, हमें अच्छा स्कोर करना है, तो इसलिए हम एक एक चीज़ है वो थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, फिर भी आप अपना फीडबैक है वो देना ज़रूर याद रखें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।